आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी स्पेक्ट्रम या एमजी वैल्यूज़ को देख के कैसे आप बता सकते हैं कि ये अनमॉडिफाइड पेप्टाइड रिप्रेजेंट करता है या मॉडिफाइड पेप्टाइड फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिलेशन और हाइड्रॉक्सिलेशन पेप्टाइड रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे इसे मालूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 6 रेसिड्यू पेप्टाइड का और इसको आप शॉर्ट में लिखें तो आप SAMPLE भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम जनरेट करेंगे इसका MSMS स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे अबंडेंस है और एक्स एक्सिस पे M/C है जो कि मास टू चार्ज रेशियो। तो चार्ज नॉर्मली कांस्टेंट होता है, ये तो मास रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है और इसका मास स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट होता है। अच्छा, इस पे हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा कैसे प्रोटीन सीक्वेंसिंग करते हैं और इसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर इसका फ्रेगमेंटेशन देखें और एमएस स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट होता है। अच्छा, इसमें हम दो पेप्टाइड की बात करेंगे, एक तो अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड की, दोनों को फिर हम कंपेयर करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अनमॉडिफाइड पेप्टाइड से। तो मास स्पेक में होता क्या है कि जो पेप्टाइड का क्लीवेज होता है वो सीक्वेंशियल होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका फ्रेगमेंटेशन होगा तो पहला रेजिड्यू जो क्लीव होगा वो यहाँ पे होगा और जो रेजिड्यू निकल के आएगा वो सेरीन आएगा। तो सेरीन एंड देन बाकी फ्रेगमेंट AMPLE बन जाएगा। तो चूंकि ये फर्स्ट रेजिड्यू है तो इसको हम कहते हैं B1 एंड देन मास स्पेक्ट्रम में इसको हम कह सकते हैं B1 आयन। इस आयन की पीक कैसे आएगी मास स्पेक्ट्रम में या MSM स्पेक्ट्रम में? इस तरह से आएगी। S71 क्या है? M/Z वैल्यू है। M/Z वैल्यू सेरीन की इतनी होती है, ये मुझे पता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको हम बोलेंगे B1 आयन। तो चूंकि ये फर्स्ट आयन है और सेरीन है हमें पता है, तो ये आयन रिप्रेजेंट कर रहा है सेरीन को। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। अच्छा, अब अगला जो फ्रेगमेंटेशन होगा या वो नेक्स्ट यहाँ पे होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि एक दो पेप्टाइड बनेगा, दो रेजिड्यू पेप्टाइड बनेगा और बाकी MPLE बनेगा कुछ इस तरह से। तो इसको हम कहेंगे B2 आयन और इसका जो आयन आएगा वो यहाँ पे कैसे आएगा? B2 159। इसी तरह से अगला जो फ्रेगमेंटेशन होगा यहाँ पे होगा तो वो SAM का बनेगा, इसको हम कहेंगे B3 आयन। उसकी पीक उसके आगे आ जाएगी 290 की। इसी तरह से बाकी का भी आ जाएगा B4, वो सिक्वेंशियल क्लीवेज होगा। तो B4 यहाँ पे आ गया, फिर इसके बाद से SMPL का आएगा तो ये B5 हो गया और फिर इसके बाद B5 की पीक आ गई, फिर बाकी बचा क्या? होल पेप्टाइड के। तो होल पेप्टाइड की पीक यहाँ B6 आ गई। अच्छा, सिंपली आप सीक्वेंस अगर आपको यहाँ से निकालना है इस स्पेक्ट्रम से तो क्या करेंगे? आपको सब्सट्रैक्शन करना है। किसका करना है? B आयंस का। अच्छा, B1 का हमें पता है कौन सा पेप्टाइड, कौन सा रेजिड्यू रिप्रेजेंट करता है? सेरीन। ये वाला हमें नहीं पता है तो हम करेंगे क्या है कि B2 में से B1 माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे देखें तो B2 माइनस B1, तो B2 माइनस B1। तो अगर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? सेरीन सेरीन कैंसिल आउट, बचेगा एलेनिन। तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है एलेनिन रेजिड्यू का। ये जो आयन है वो रिप्रेजेंट करता है एलेनिन को। उसी तरह से जब B3 में से B2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ऐसे ऐसे कैंसिल आउट, बचेगा मेथायोनिन। तो जो ये आयन है वो रिप्रेजेंट करेगा मेथायोनिन को। उसी तरह से B4 माइनस B3 प्रोलीन, ठीक है। फिर उसके बाद B5 माइनस B4 क्या रिप्रेजेंट करता है? ल्यूसीन। और फिर बचा क्या? E। तो अगर आप देखें तो SAMPLE आ गया सीक्वेंस हमारा जो ओरिजिनल था। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं SAMPLE। तो इस तरह से अनमॉडिफाइड पेप्टाइड का फ्रेगमेंटेशन होता है और सीक्वेंस आप निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज नोट करने की है कि अगर आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएं, जो भी है ये, तो जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है 71, 159, 290, 387, 500। क्यों हम इसकी बात करें अभी आपको समझ में आएगा। तो मास है जो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि जो मॉडिफाइड पेप्टाइड है उसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आप इस पेप्टाइड को कंपेयर करें इसको और इससे,
फ़र्क क्या है? जो सेरीन रेज़िड्यू यहाँ पे मॉडिफ़िकेशन है। मॉडिफ़िकेशन कौन-सा है? फ़ॉस्फोरिलेशन है। तो जब भी कोई मोइटी या कोई ग्रुप ऐड होता है किसी भी रेज़िड्यू पे, तो चेंज क्या आता है इवेंचुअली? मॉलिक्यूलर मास में जो पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास होगा वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? जितना उस मोइटी का मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो चूँकि यहाँ पे फ़ॉस्फ़ेट ऐड हुआ है, तो फ़ॉस्फ़ेट का जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मास स्पेक में एक टर्म यूज़ करते हैं मास शिफ्ट, ठीक है? मास शिफ्ट। मास शिफ्ट का मतलब कितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया किसी पेप्टाइड का या रेज़िड्यू का। तो ये चीज़ें नोन है पहले से कि अगर फ़ॉस्फोरिलेशन होता है, तो कितना मास शिफ्ट होता है। तो फ़ॉस्फोरिलेशन के लिए मास शिफ्ट है प्लस 80 डाल्टन। तो अब जो यहाँ पे फ़ॉस्फ़ेट ग्रुप ऐड हुआ है, तो उसने उस पेप्टाइड में प्लस 80 डाल्टन का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीमेंट कर दिया है। तो अब जो पेप्टाइड का मास होगा, इससे प्लस 80 डाल्टन ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम फ्रेगमेंटेशन करें इस पेप्टाइड का, तो पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। वन रेज़िड्यू एट वन टाइम, सीक्वेंशियल क्लीवेज। तो यहाँ पे भी पहला रेज़िड्यू क्या निकलेगा? सेरीन, ठीक है? तो सेरीन आ गया, बाकी AMPL फ्रेगमेंट आ गया। अच्छा, अगर आप इसको कंपेयर करें इस सेरीन को इस सेरीन से, फ़र्क क्या है? इसमें फ़ॉस्फ़ेट ग्रुप आ गया है। अब फ़ॉस्फ़ेट का मॉलिक्यूलर मास शिफ्ट कितना होता है? प्लस 80। तो इस रेज़िड्यू में प्लस 80 डाल्टन का इंक्रीमेंट हो गया है कि वो बढ़ गया है। तो अब जो इसकी आयन आएगी या यहाँ पे आयन इंटेंसिटी कह लें या जो फ्रेगमेंट है वो आएगा, वो B1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ॉस्फ़ेट ग्रुप लग गया है। और जो यहाँ पे स्केल चल रही है वो मास टू चार्ज चल रही है। चार्ज कांस्टेंट मास के हिसाब से चल रहा है। तो जो इसका आयन आएगा वो B1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है? कितना ज़्यादा आएगा? प्लस 80। तो जो B1 का Mg वैल्यू था 71 था, इसमें अगर आप 80 जोड़ दें, तो B1 स्टार की फ्रेगमेंट या आयन यहाँ पे आ जाएगी। तो 71 और प्लस अगर हम 80 कर दें, कितना हो जाएगा? 1 159। सो 151 सॉरी 151 मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? सेरीन, जिसपे फॉस्फोरिलेशन मॉडिफिकेशन, तो उसकी जो पीक आएगी 151 के राउंड आएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो B1 स्टार 151। तो अब 151 किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेरीन फॉस्फोरिलेशन। इसको आप मालूम कैसे कर सकते हो? चूंकि B1 स्टार और B1 दो चीजें यहाँ पे हैं, तो अगर आप इसको इसमें सबस्ट्रेट कर दो, ठीक है? अगर हम यहाँ पे लिखें B1 स्टार माइनस B1, हम यहाँ बात कर रहे हैं कैसे आप मॉडिफिकेशन को मालूम कर सकते हो कौन से रेजिड्यू पे है। तो अगर इस आयन को आप या Mg वैल्यू को इसमें से इसको माइनस कर दें, तो B1 स्टार माइनस B1 तो कितना आएगा? 80 डाल्टन, ठीक है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्लस 80 या 80 कौन सा मॉडिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है। ये पहले से ही नोन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। तो ये हमें पता है कि 80 रिप्रेजेंट करता है कौन सा मॉडिफिकेशन? फास्फोरिलेशन, ठीक है? तो अब ये जो पीक आई है, इसमें 80 ऐड हो गया है, तो 80 ये ज़्यादा है। तो ये जो पेप्टाइड है उसमें फास्फोरिलेशन मॉडिफिकेशन है, और मॉडिफिकेशन कौन से रेसिड्यू पे हुआ है? जो ये फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये फ्रेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेरीन रेसिड्यू। तो अब ये जो पेप्टाइड ये जो मॉडिफिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेरीन पे फास्फोरिलेशन मॉडिफिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला फ्रेगमेंट। क्लियर? सिंपली हमने करना क्या है, जो ये वाला आयन है Mg, उसको इसमें से माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी मास शिफ्ट, उससे हम मालूम करें कौन सा मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन फास्फोरिलेशन हुआ, रेजिड्यू कौन सा होगा? जिस आयन में वो ऐड हुआ है, तो वो आयन क्या है या रेजिड्यू है? वो सेरीन है। तो जो B1 स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेरीन फास्फोरिलेशन मॉडिफिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अगला क्लीवेज होगा तो ऐसे पे होगा सेम पैटर्न, तो ये ऐसे होगा और बाकी MPL ही होगा। तो अगर इसको आप इससे कंपेयर करें B2 से, सॉरी, तो SA और SA में फर्क क्या है? यहाँ भी फास्फेट ग्रुप लगा हुआ था। अब चूंकि फास्फेट यहाँ पे ऐड हो गया है, तो इसका इस पूरे पेप्टाइड का भी मास शिफ्ट प्लस 80 आगे बढ़ जाएगा। तो जो B2 होगा, B2 स्टार, इसमें 80 ऐड कर देंगे वो इतना आ जाएगा।
उसी तरह से अगला यहाँ पे फ्रेगमेंट बनेगा वो SAM का बनेगा, वो B3 स्टार हो जाएगा। B3 स्टार का मतलब B3 में अगर आप 80 ऐड कर दें तो 80 कितना होगा, 8 16 17 तकरीबन 3 समथिंग 300 370.11। उसी तरह से अगला फ्रेगमेंट आएगा SAMP का B4, और B4 स्टार यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस 80 इसमें ऐड हो गया। उसी तरह प्लस 80 इसमें ऐड करेंगे तो B5 आ जाएगा, तो ये B5 हो गया, तो B5 का यहाँ पे आ गया। बाकी जो बचा रिमेनिंग वो होल पेप्टाइड का, वो यहाँ पे B6 आ गया। तो इस तरह से अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड पेप्टाइड का फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होता है। कैसे आप मालूम कर सकते हो कौन सा रेसिड्यू मॉडिफाइड, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। जहां पे आप देखें कि मास शिफ्ट हो रहा है, तब चूंकि मास शिफ्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पहले वाले आयन से ही हो रहा होगा या mg वैल्यू से हो रहा होगा, तो उसमें से आपको सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे हमने बात की है फास्फोरिलेशन मॉडिफिकेशन की, जो कि पहले रेसिड्यू पे था। ठीक, अगर कोई मॉडिफिकेशन यहाँ बीच में हो, फॉर एग्जांपल मेथायोनिन पे हो, तो उसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, उसमें हमने क्या किया है कि मेथायोनिन पे हाइड्रोक्सिलेशन मॉडिफिकेशन करवा दिया है। ये जो स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट कर रहा है वो अनमॉडिफाइड पेप्टाइड का है। आपको याद होगा तो ये B1 था, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B5 है। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक चीज यहाँ मालूम होनी चाहिए कि हाइड्रोक्सिलेशन से कितना मास शिफ्ट होता है। तो हाइड्रोक्सिलेशन का मास शिफ्ट है +16, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, देखते हैं कि अब इस पेप्टाइड का फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। तो पैटर्न वही सेम होगा, प्रोसेस पहला रेजिड्यू पहले क्लीव होगा तो सेरीन आ जाएगा, बाकी AMPL बच जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये देखना है कि इसका जो आयन स्पेक्ट्रा बनेगा वो कैसा बनेगा। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम है, तो जो इसका मास भी होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो जो इसका फ्रेगमेंट या आयन इंटेंसिटी आएगी वो भी सेम ही होगी। तो जो B1 यहाँ पे होगा और जो B1 यहाँ पे होगा उसका आयन इंटेंसिटी यही होगी सेम। इसमें कोई नया फ्रेगमेंट नहीं बनने वाला या आयन नहीं बनने वाला, क्योंकि सेम है। अगला यहाँ पे क्लीवेज होगा तो ऐसे बनेगा, MPL ही बनेगा। इसको अगर आप इसको B2 को कंपेयर करें इससे, बिल्कुल सेम है। तो जो इसके भी आयन आएगा वो ओवरलैपिंग होगा, वो सेम होगा, 159 दोनों के लिए होगा, ऐसे और ऐसे इधर भी। लेकिन जब यहाँ पे क्लीवेज होगा थर्ड वाले पे, ठीक है, तो अब जो पेप्टाइड बना वो SAM बना, और M पे है मॉडिफिकेशन हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक, इसको जब आप कंपेयर करेंगे इस वाले से B3 से, तो फर्क है। क्या फर्क है, हाइड्रोक्सिलेशन का क्या फर्क आएगा, इसमें +16 डाल्टन का मास ऐड हो जाएगा इस पेप्टाइड में। किसमें, B3 में। तो B3 कहाँ पे, B3 यहाँ पे है, तो B3 में कितना ऐड होगा, +16 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 306 समथिंग, राइट। तो जो इस SAM प्लस मॉडिफिकेशन की जो आयन पीक आएगी उसकी mg वैल्यू कितनी होगी, 306। ठीक है, अब ये मॉडिफिकेशन क्यों आया, इस वाले में मॉडिफिकेशन ऐड हुआ है, तो इस वाले रेजिड्यू पे मॉडिफिकेशन हुआ, ये तो हमें पता है। अब ये रेजिड्यू कौन सा है हमें पता है, क्योंकि हमने इससे पहले इसकी सीक्वेंसिंग की है। तो ये S रिप्रेजेंट करता है, ये A है, ये M है, ये P है, ये L है, ये E है, ये हमें पता है। तो मेथायोनिन पे मॉडिफिकेशन हुआ है जो कि B3 स्टार यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता है कौन सा मॉडिफिकेशन हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, B3 यहाँ पे B3 स्टार माइनस B3, इसमें से इसको माइनस करें कितना आएगा, 16। 16 कौन सा मॉडिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोक्सिलेशन। तो यहां से क्या मालूम चला है कि मेथायोनिन पे हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है जिसकी वजह से ये पीक आया है। तो इस पेप्टाइड में मेथायोनिन पे हाइड्रोक्सिलेशन हुआ। ठीक है, क्लियर। अब आगे मूव करते हैं, तो अगला फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे होगा, क्लीवेज। तो जो पेप्टाइड बनेगा वो B4 बन जाएगा। उसके बाद इसके लिए आयन इंटेंसिटी B4 के आगे आएगी, +16 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 387 में अगर +16 आप ऐड कर दें तो 403 हो जाएगा। ठीक है, अगला
जब वहाँ पे क्लीवेज होगा तो B5 हो जाएगा, B5 स्टार, सेम पैटर्न, B5 स्टार का मतलब B5 में +16 ऐड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगी, उसी तरह से B6 में +16 ऐड कर दें तो इसकी पीक आ जाएगी। तो इस तरह से मॉडिफाइड पेप्टाइड का फ्रेगमेंटेशन होता है। तो इस तरह से आप मालूम भी कर सकते हैं कौन से रेसिड्यू पे मॉडिफिकेशन होता है। तो आप सिंपली खुद भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे ये आ सकता है, कैसे आता होगा। अच्छा, लास्ट में हमने यहाँ पे एक टेबल शो की है जिसमें जो कॉमन मॉडिफिकेशन है उससे कौन सा मास शिफ्ट होता है। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 5 मॉडिफिकेशन शो किए हैं। तो जैसे हाइड्रोक्सिलेशन में +16 ऐड होता है, फास्फोरिलेशन में +80 हम दोनों का देख चुके हैं, एसिटिलेशन पे +40 होता है, यूबिक्विटिनेशन पे 114 होता है, मेथाइलेशन पे +14 होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, प्लस जो साइन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे मॉडिफिकेशन, जो बहुत सारे नहीं मतलब कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें मास घट जाता है। जिससे एग्जाम्पल है डीकार्बोक्सिलेशन का। तो डीकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि जो COH ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है। तो जब रिमूव होगा किसी रेजिड्यू से, पेप्टाइड से, तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना उसमें से मास लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस साइन इज इम्पॉर्टेंट। तो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।